दोस्तों, क्या कभी आपने यूरोपा का नाम सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह जुपिटर का चांद है। यूरोपा के ऊपर वैज्ञानिकों का ध्यान तब गया जब पता चला कि असल में ये चांद हमारे चांद की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसकी सरफेस के नीचे विशालकाय पानी के समुद्र मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा इन दो चीजों की ही जरूरत है। अगर वैज्ञानिक यहाँ जाकर इसकी सरफेस के नीचे से पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले समय में यूरोपा के ऊपर जीवन जिया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ एलियंस भी रहते हैं। और इसका कारण यह है कि यूरोपा एक हैबिटेबल लाइफ के लिए मार्स, मून और टाइटन से भी कई गुना बेहतर है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक यूरोपा के ऊपर मिशन करने के लिए $5 बिलियन यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। दोस्तों, जुपिटर के इस चांद की पहली तस्वीर हमें साल 1989 में देखने को मिली और ये तस्वीर हमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने दी थी, जब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इस मून के बिल्कुल करीब से होकर गुजर गए थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सभी वैज्ञानिक काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि ये तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं थीं जैसे एक चांद की होनी चाहिए। आमतौर से हम अपने चांद को देखते हैं तो उस पर हमें कई सारे क्रेटर और गड्ढे मौजूद मिलते हैं, और इसका कारण यह है कि सभी मून्स पर ज्यादातर मेट्रॉइड्स जाकर टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरफेस के ऊपर गड्ढे बन जाते हैं। लेकिन यूरोपा के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी सरफेस पर तो कई बड़े बड़े क्रॉस लाइंस बने हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये लाइंस बनी किस तरह। तो दोस्तों, इसके लिए वैज्ञानिक 3 चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। इसमें सबसे पहले है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। जिस तरह हमारी पृथ्वी की क्रस्ट अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, इसी तरह हो सकता है कि यूरोपा की क्रस्ट भी कई सारे फ्रोजन टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड हो, और ये भी हमारी पृथ्वी की तरह अपने अंडरग्राउंड लिक्विड ओशन में सर्व करती हो। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले मूवमेंट की वजह से इस तरह के क्रैक्स बन सकते हैं। इसके अलावा 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के दूर सरक जाने से इस तरह की लाइंस बन सकती हैं। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी को पूरी तरह गलत बताते हैं। इसके अलावा इन लाइंस के बनने का दूसरा कारण बताया जाता है क्रायो वोल्केनो। दोस्तों, क्रायो वोल्केनो एक तरह के ठंडे ज्वालामुखी होते हैं जो मैग्मा के अलावा अपने अंदर से सब कुछ निकालते हैं, जैसे कि गैसेस, लिक्विड वाटर, अमोनिया और हाइड्रोकार्बन। अगर आप यूरोपा की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं तो यहाँ आपको अमोनिया, हाइड्रोकार्बन जैसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ वो सभी चीजें मौजूद हैं जो कि क्रायो वोल्केनो निकालती हैं। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर कोई सरफेस पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है तो उसके अंदर किसी न किसी तरह से डायनामिक एक्टिविटीज की वजह से प्रेशर तो बनेगा ही, और जब इस प्रेशर को निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो ये सरफेस को फाड़कर क्रायो वोल्केनिक इरेप्शन के साथ बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर फ्रैक्चर बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमें यूरोपा की पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे आखिरी कारण है जुपिटर। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, और हो सकता है कि इसके इतने बड़े होने की वजह से ये अपने मून के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करता हो कि यूरोपा की सरफेस पर ये क्रैक्स बन गए हो और उसकी सरफेस ऐसी नजर आने लगी है। लेकिन दोस्तों, ये तीनों थ्योरीज इस चीज पर टिकी हुई हैं कि यूरोपा की क्रस्ट के नीचे एक अंडरग्राउंड ओशन मौजूद है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये महासागर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर हम अपने अर्थ के सभी वाटर रिजर्व्स को मिला देते हैं तो भी इस पानी को पूरा नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अब वैज्ञानिक यूरोपा को एक सेकंड होम की तरह देख रहे हैं, और इसे मार्स, मून और टाइटन से भी ज्यादा बेटर ऑप्शन बताया जा रहा है। और इसका सबसे पहला कारण है एटमॉस्फेयर। दोस्तों, टाइटन और यूरोपा दोनों के पास काफी अच्छा एटमॉस्फेयर मौजूद है, लेकिन मार्स और मून के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो पहले हमें यहाँ एटमॉस्फेयर बनाना होगा। इसके अलावा अगर हम यूरोपा और टाइटन की बात करते हैं तो यूरोपा टाइटन से भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तरफ टाइटन के एटमॉस्फेयर में 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन गैस मौजूद है, वहीं यूरोपा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, यानी कि हम यहाँ जाकर बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूरोपा तक पहुंचना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से लगभग 628 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। और अगर हम सैटर्न के मून टाइटन की बात करते हैं तो यह हमारी पृथ्वी से और भी ज्यादा 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि यूरोपा के डबल। अगर हम पृथ्वी से किसी स्पेसक्राफ्ट को टाइटन की तरफ रवाना करते हैं तो जितना समय उसे टाइटन तक पहुंचने में लगेगा
उतने में कोई स्पेसक्राफ्ट यूरोपा तक जाकर वापस भी आ जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो टाइटन की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहीं यूरोपा की अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। यानी कि हर तरह से यूरोपा मार्स और सैटर्न से बेहतर है। दोस्तों, यूरोपा की इस क्रस्ट के नीचे जो लिक्विड वाटर मौजूद है उसका टेम्परेचर भी अच्छा खासा गर्म है, जिसकी वजह से यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हालात बन गए होंगे जैसे कि हमारी पृथ्वी के शुरुआती स्टेज पर बने थे। इसके अलावा दोस्तों, सोलर रेडिएशन किसी भी प्लेनेट की हैबिटेबल लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं इस प्लेनेट पर वार्म वाटर के ओशियन इस क्रस्ट के नीचे मौजूद है, जिसकी वजह से अगर यहाँ कोई सोलर रेडिएशन आती भी है तो इसका असर पानी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस मून के ऊपर एक मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन की शुरुआत हालांकि साल 1997 में हुई और इसको नाम दिया गया क्लिपर। दोस्तों, क्लिपर यूरोपा के ऑर्बिट में रहकर इसको एनालिसिस करेगा और ये देखेगा कि यहाँ से कोई एलियन सिग्नल तो नहीं आ रहे। दोस्तों, ऑर्बिट में रहकर प्लेनेट के अंडरग्राउंड कंडीशन का पता लगा पाना एक समय में बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन ऑर्बिट में रहकर ही प्लेनेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस क्लिपर में टोटल 9 नेक्स्ट जनरेशन इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इनमें से सबसे पहले आता है यूरोपा इमेजिंग सिस्टम, दूसरा है यूरोपा थर्मल एमिशन इमेजिंग, जिसमें यूरोपा इमेजिंग सिस्टम यूरोपा की पिक्चर्स लेगा और वहीं पर यह चेक करेगा कि यूरोपा के आइसी क्रस्ट के नीचे जो वाटर मौजूद है वो सच में वार्म है या नहीं। इसके अलावा इसमें यूरोपा यूवीएस और मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी लगाया गया है, जिसे आईसी सरफेस की यूनिक स्पॉट एनालिसिस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इस पे लगा है यूरोपा क्लिपर मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नेटिक साउंडिंग, जो कि ये देखेंगे कि इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्लेनेट के साथ कनेक्ट है। दोस्तों, इस क्रस्ट के नीचे मौजूद डेटा को जानने के लिए इसमें एक इंडिकेटेड डिवाइस भी लगी हुई है। ये डिवाइस आइस शेल को पेनिट्रेट करके उसकी थिकनेस और स्ट्रक्चर और इसके नीचे के डेटा को दूसरे इंस्ट्रूमेंट में देने में मदद करेगी। इसके अलावा बचे हुए इंस्ट्रूमेंट, जिनमें से एक है मास स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है सरफेस डस्ट एनालिसिस, जिससे ये स्पेस डस्ट और गैसेस का केमिकल एनालिसिस करके उनकी रिपोर्ट को अर्थ तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ एलियंस के बारे में जानने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में एक मेटेलिक प्लेट भी लगाई जा रही है, जिसकी एक साइड पर लगभग 103 साउंड वेव्स की पिक्चराइजेशन इनक्रिप्टेड की गई है और ये टोटल 103 साउंड वेव्स 103 अलग अलग लैंग्वेज में वाटर का ट्रांसलेटेड प्रोनाउंसिएशन है। दोस्तों, नासा ने ये स्पेसक्राफ्ट 10 अक्टूबर 2024 को लॉन्च कर दिया है और साल 2030 तक ये यूरोपा के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि ये मिशन कितना कामयाब होता है और क्या इस स्पेसक्राफ्ट के यूरोपा की ऑर्बिट तक पहुंचने पर हमें वहां से कोई एलियन सिग्नल मिलेंगे भी या नहीं।